Although I have a lot of good stock recommendations. ओके, मेरा पैसा कैसे जाएगा ये स्टॉक मार्केट में? मेरे को करना क्या पड़ेगा? Immediately आपको लगता है यार 8,500 रुपीज एक शेयर का लेना पड़ेगा आप मेरे को। मैं इन्वेस्टमेंट्स तो 20 साल से ऊपर से कर रहा हूँ। यू आर इंश्योर्ड अप टू 4 करोड़। ओके, कि अगर वो ब्रोकर कुछ कर भी दे फॉर व्हाटएवर रीजन, हाँ, तो वो 4 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस आपको मिलता है फ्रॉम SIP। आप जो गूगल सुनते हो, गूगल, एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हो, बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो, हाँ, दे आर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड $1 ट्रिलियन मार्केट कैप, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनी। एंड एक ये होता है कि एज यू स्टार्ट एनालाइजिंग बिजनेसेस एक थोड़ा सा एक नशा हो जाता है, बिकॉज देन यू वांट टू फाइंड द नेक्स्ट कंपनी दैट्स गोइंग टू स्टार्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड वंस यू गेट इनटू इट। व्हाट्स योर फेवरेट यूएस स्टॉक ऑफ ऑल टाइम? जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ हूँ वही मेरा फेवरेट। So you don't want to go and copy people's trading style. और सेम रिटर्न मैं इंडिया में भी ले सकता हूँ, लाइक 10-20%। ऐसा क्या एडवांटेज होगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? और इन लोगों का सबसे ज्यादा यूजर बेस इंडिया का ही होता है। ये जो ट्राइब है यूएस मार्केट का इन्वेस्टर वाला ट्राइब इज ग्रोइंग वेरी वेरी क्विकली एंड आई थिंक। हाय निखिल, आज ही कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है कि आज जो मैं यूएस स्टॉक्स के बारे में सीखूंगा और जो मेरे डाउट्स हैं और जो भी व्यूअर्स होंगे इस पॉडकास्ट के, उन सब के यूएस स्टॉक्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Thanks for having me. And I've been investing in US stocks for quite a while right now. And मैंने इस पे बहुत सारा स्टडी किया हुआ है. What are the different options? So would be wonderful to discuss with you and help everyone understand US stocks better. जितना मैं जानूँ कि आपने यूएस स्टॉक्स में काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा और उसके पीछे आपका रीज़न क्या था यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? I think मैं इन्वेस्टमेंट्स तो 20 साल से ऊपर से कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत जगह जाके देख के आई फाउंड के यार ये अगर आप सारा पैसा एक ही चीज में डाल दो तो आप पे रिस्क बढ़ते जाता है। तो इट्स ऑलवेज वाइज एंड द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड से कि आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाओ एज यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज आई फाउंड वाज यूएस स्टॉक्स, क्योंकि ये ना ही आपको स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन देता है, ये आपको जियोग्राफी का भी डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो अगर आपकी कंट्री में थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। एंड देन ऑल्सो थोड़ा बहुत आपको करेंसी का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो दैट इज समथिंग आई फाउंड वेरी पावरफुल अबाउट यूएस स्टॉक्स। When you go into the US markets or you start exploring stocks in the US markets, you get some of the world's most innovative company, मतलब जो सबसे तोड़फोड़ कंपनी वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप जो गूगल सुनते हो, गूगल, एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हो, बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो, Amazon से कुछ परचेज करते हो, Amazon परचेज करते हो, they are all listed companies and $1 ट्रिलियन market cap, $1 ट्रिलियन market cap companies in the US. So वो बहुत ही एक्साइटिंग लगा। तो एक तो था फंक्शनल यूज कि यार देख आई नीड टू डाइवर्सिफाई माई मनी। द अदर वन वाज कि यार इतने एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मेरे को पता है, यूज दीज कंपनीज के प्रोडक्ट्स बिफोर। सो मैंने सोचा यार मैं अगर इतना यूज कर रहा हूँ कंपनीज को एंड मेरे सारे दोस्त भी या तो गूगल या एप्पल का फोन पकड़ के बैठे हुए हैं, तो ये तो कंपनीज बहुत ही बढ़ेंगे, इनका तो अर्निंग्स जाएगा, तो क्यों ना मैं इन अर्निंग्स में भी पार्टिसिपेट करूं। सो इट वाज लाइक थोड़ा फंक्शनल बट इट जस्ट मेड सेंस टू मी टू स्टार्ट लुकिंग एट यूएस मार्केट्स टू इन्वेस्ट। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मेरे को इंडिया के मार्केट की सिचुएशन ज़्यादा पता है और सेम रिटर्न मैं इंडिया में भी ले सकता हूँ, लाइक 10-20% इन, लेट्स से अगर मैं रिसर्च अच्छे से करता हूँ तो मैं इंडिया में भी वो रिटर्न ले सकता हूँ। ऐसा क्या एडवांटेज होगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? So we'll go back to the biggest investors in the world, right? Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch. Number one thing they say is don't never put all your eggs in one basket. So you should always diversify. The other thing that most people say is always understand the business that you're investing in. Okay. Right? Buy what you know. That's what the biggest gurus say. Now, if you look at a lot of Indian equity companies or Indian market companies, it's very hard for you to understand कि वो business करता क्या है. It's harder for you to understand. But if I ask you, यार पारस Netflix क्या करता है? हाँ, उसमें मेरे को टीवी शोज मिलते हैं, मूवीज मिलते हैं। वो तो छोड़, you can probably name the top 5 shows that have come this weekend, right? In Netflix. To that extent, we use these products. और मैं बोलूँ यार Apple का क्या लग रहा है? तो you know Apple का iPad है, iPhone है, iWatch है,
सब कुछ है, मैक है, right? So these are businesses that people understand. You will understand a lot of. So I think those two factors help you invest also better, invest well, I would say, in the US market. आप मेरे को अपना स्टॉक पिक करना, तो अगर आप मेरे को थोड़ा ये बता सकते हैं कि आपको ये 4 स्टेप्स या फिर ये 5 स्टेप्स कंसिडर करने चाहिए कोई भी स्टॉक परचेज करने से पहले, एक सही स्टॉक कैसे पिक करूं? तो देख, मैं स्टॉक रिकमेंडेशन दे नहीं पाऊंगा, although I have a lot of good stock recommendations. Okay. You know, again, going back to investment philosophies of, you know, the greatest investors is always buy what you know. So you should understand the business of the company that you're buying. तो थोड़ा बहुत research करो तो it would be much better. Okay. Like I said, in the US, there's a lot of companies जो आपको लगभग you are users of that company. हाँ. Flew in from Bangalore the other day, you know, to come to Gurgaon for this. And when I got off the flight, the first thing मेरे दिमाग में क्या आया, सुबह था तो मेरे को क्या दिया, Starbucks चाहिए. I need my coffee, right? Only one place that I normally go to is Starbucks. मैं Starbucks लिया. No, and then and my payment was done via Google phone. I have an Android phone. तो Google का phone लिया. You know, so I was just thinking, these are companies that you are always using. You're always using these companies. I know exactly what they do. इनके जो future plans क्या हैं. So you should always understand, know the business that you're investing in. And at least you should have a rough idea. कि अच्छा, where is this business going, right? That is number one. Number two, you want to find what is the right asset allocation you should put into it, right? Like I said, you should never put all your eggs in one basket. Right? Never do that. So you're diversifying into the US. ये नहीं कि आपने diversify करके सारे एक ही stock पे लगा दिए. Right? Over there also you should find the right mix of diversity. ठीक है, आपने निखिल अभी तो थोड़ा like जो भी आपने अभी steps बताए हैं to pick the right stock, definitely ये तो मैं करूँगा ही before investing in US stocks. But let's say if I have to take out some, let's say, information from your experience, कि आपने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था या फिर आप जैसे इन्वेस्ट करते हो यूएस स्टॉक्स में, आपकी क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है, आप कैसे पिक करते हो? तो ये आई थिंक द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव फॉर यूएस स्टॉक्स इज वेरी सिमिलर टू माय इंडियन इक्विटीज का स्ट्रैटेजी. ओके, ठीक है. तो आई, यू नो, माय बिलीफ इज दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स व्हेन दे स्टार्ट they are much more risk taking. So even when I started about 20 years ago investing in Indian markets, I would take a lot of risks, right? Young, आपको normally risk taking होना होता है. So I took a lot of risks, and over time I've realized that as your capital grows, you want to make sure that you're diversifying, like we spoke about, right? So as of today, when I'm buying my US equities, I mostly stick to only ETFs. Oh. Okay. I don't have the time to also track stocks day by day. I don't want to every day kind of rebalance my portfolio. नहीं. तो मैंने तो ये कर दिया कि मैंने 2-3 SIP लगाए हैं. Automatically मेरा पैसा gets invested into these ETFs. And then when I get some extra income, extra savings I want to make, or sometimes when I'm really bullish about something, right? You want to make sure that you're also following a very good, well-structured plan, but also look out for the opportunities. Also find the right opportunities where markets may be mispricing a stock. Yeah, a very good business is not trading at the valuation that you think it should be. So then you can find those opportunities and deploy your capital. Nikhil, you said like your strategies have changed during all these years of investing. ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर टाइम एक सक्सेस लेते होगे जब भी आप ट्रेड करते होगे. आपने कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी करी होंगी पास्ट में. आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की अगर आप थोड़ी मिस्टेक्स शेयर कर सकते हो, थोड़ी लर्निंग्स, लेट्स नॉट कॉल देम मिस्टेक्स, थोड़ी लर्निंग्स अगर आप शेयर कर सकते हो. तो माय पर्सनल बिलीफ ऑफ इन्वेस्टिंग इज दैट द ओनली वे टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर इज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. And inevitably, when you start your investing journey, you will make few mistakes because there's 100 people, इतना information है, and it's a very exciting world. Especially अगर आप trading में चले जाओ, right? So there will be mistakes, and you want to always learn from your mistakes. Yeah, learn. One of the most common mistakes that you make early on, and I've also made many times, took me a while to learn it, was to always cut your losers short and ride your winners. तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपका inevitably जो आपका स्टॉक बढ़ते जा रहा है, उसको आप राइड करते जाओ. मतलब उसमें बार-बार इन्वेस्ट करते जाओ. That's the जो बढ़ रहा है. Correct.
बिकॉज आपका फिर वो डिसीजन टू इन्वेस्ट वो सही था. इट्स प्रूविंग इटसेल्फ राइट, करेक्ट. तो आपका अगर स्टॉक विन होते जा रहा है तो आप यू शुड कंटिन्यू टू राइड इट, डबल डाउन ऑन इट. ऑब्वियसली मेक श्योर कि आपका आप वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा ध्यान दो. बट जो आपके लूजर्स है, यू वांट टू मेक श्योर दैट यू कट देम शॉर्ट. अच्छा, राइट. तो इनएविटेबली जो इन्वेस्टर का माइंड टेंडेंसी होता है जब उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना होता है, वो ये देखता है कि कहाँ मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो मैं काट दूं और जो लॉस है वो आ जाएगा वापस. हाँ. मोस्टली वो होता नहीं है. अच्छा. मोस्टली वो होता नहीं है. सो माई बिलीफ, मेरा जो बिलीफ है ऑफ इन्वेस्टिंग is to invest on the trend, invest in momentum. Okay. तो अगर मेरे stocks momentum में हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, I want to let them ride. And अगर वो घट रहे हैं and loss में जा रहे हैं, I try to cut them short. That is my personal investment belief. अब आपका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है निखिल, आपने ये तो बता दिया कि आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं, पर अगर आप कुछ ऐसे एडवाइस मेरे को शेयर करना चाहोगे कि मैं आज लेट्स से मेरे को आज स्टार्ट करना है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, कुछ एडवाइसेस जो आप मेरे को देना चाहोगे कि ये 4 चीज़ आप ध्यान रखना पारस कि ये हो सकती हैं या इनका केयरफुल रहना, ये सब थोड़ा रिस्क, ज़्यादा रिस्क मत लेना, या फिर कुछ ऐसी एडवाइसेस जो आप देना चाहोगे मेरे को. तो आई थिंक जो सबसे बड़ा मिस्टेक आई वुड से इज नॉट स्टार्टिंग अर्ली, राइट. तो you don't need to start with a lot of money. You can start small. अच्छा. तो आप 1000 रुपए के साथ शुरू कर सकते हो, 500 रुपए के साथ शुरू कर सकते हो, 500 से भी. तो आपको you want to make sure कि आप शुरुआत कर लो बस, right? So you want to find a way कि start small, मगर make sure you make that start in your investment. ठीक है. Now secondly is you want to, आपको सही स्टॉक या ETF आपको अगर खोजना पड़े, so much of resource. US market में तो there's a lot of resources on the internet to help you find the right stock and invest. ठीक है. एक बार आपको स्टॉक मिल गया, as your portfolio starts to grow a little bit, you want to make sure कि आप थोड़ा सा diversify कर लो. ठीक है. तो ये नहीं कि आपको सिर्फ एक स्टॉक, आपको सिर्फ लेट्स से मार्क ज़करबर्ग पसंद है तो आप बस फेसबुक मेटा में डालते जाओ, राइट. यू वांट टू मेक श्योर कि आप दूसरे बिजनेसेस को एनालाइज कर लो. एंड एक ये होता है कि एज यू स्टार्ट एनालाइजिंग बिजनेसेस, एक थोड़ा सा एक नशा हो जाता है, बिकॉज देन यू वांट टू फाइंड द नेक्स्ट कंपनी दैट्स गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड वंस यू गेट इनटू इट. एक बार आप इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ो, स्टार्ट रिसर्चिंग, तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप अपनी कंपनी को ठीक से समझ लो, आप अपना रिसर्च कर लो, एंड मेक श्योर कि अगर एज पोर्टफोलियो आपका बढ़ते जाए, आप थोड़ा सा आप डाइवर्सिफिकेशन की ओर भी चलो. अब इंडियन स्टॉक मार्केट का तो इट्स वेल नोन कि मेरे को एक डीमैट अकाउंट चाहिए. यूएस स्टॉक मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल आईएनआर में इन्वेस्ट नहीं होता है. मेरा पैसा कैसे जाएगा यूएस स्टॉक मार्केट में? मेरे को करना क्या पड़ेगा? इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत ईजी है. ठीक है, मैं कितने ब्रोकर्स होंगे जिनके पास जाके मैं अकाउंट खुलवा सकता हूँ, बट यूएस स्टॉक्स में क्या? तो प्राइमरली 2 रूट है. तो there's a lot of Indian mutual fund houses, AMCs, जो अपने म्यूचुअल फंड निकालते हैं. तो they called fund of funds और then via the ETF route. तो या तो आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो. प्रॉब्लम विद दैट इज वहां पर जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग है कि आप एज इंडस्ट्री आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स, वो सीलिंग इन मोस्ट केसेस हिट हो गया. कुछ कैप बता सकते हो आप? क्या अबाउट $7 billion है. ओके, ठीक है. तो वो सीलिंग कैप हो गया. तो अभी आप इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इतना डिमांड था फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस इक्विटीज कि वो सीलिंग तो इज ऑलमोस्टली कैप्ड ऑफ. द अदर रूट इज टू गो डायरेक्टली. तो अगर आपको डायरेक्टली जाना होगा, यू विल हैव टू फाइंड अ ब्रोकर इन द यूएस जहां पर आप अकाउंट बना सको. ठीक है. Now, luckily in India, now you have a lot of platforms that allow you to create an account with a broker abroad, and you can start your investment in US stocks. Okay. So step 1 is to choose your route. And if you go the direct route, you have to create this account. Okay. Very, very simple KYC होता है आपका. Basic सा जो most investment apps में KYC होगा. अच्छा. पूरा ही digital, मतलब 2-3 मिनट में टक 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 आधार कार्ड डालना, पैन कार्ड डालना, like that. हाँ, वो भी ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं. अच्छा, ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं. तो वंस यू आर डन विद दैट प्रोसेस, आपका अकाउंट खुल जाता है. अच्छा. ठीक है. तो अगर आप इंडिया, फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लो,
तो फिर पहला स्टेप क्या करना होता है, आपको पैसा भरना होता है ब्रोकर के वॉलेट में ताकि आप कुछ खरीद पाओ। सेम वे यूएस स्टॉक्स में भी आपको इस यूएस ब्रोकिंग वॉलेट में आपको अपना पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेयर द रोल कम्स इनटू, जहां पर आपको इंडिया से रेमिटेंस करना होगा इनटू द यूएस, जहां पर आपको डॉलर से रुपीज इन इंडिया से डॉलर्स में कन्वर्ट करके यूएस ब्रोकर को भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये जो चैनल है, दिस गोज बाय अ चैनल इन इंडिया कॉल्ड LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो LRS इज डिफाइंड बाय RBI फॉर यू टू बी एबल टू सेंड मनी from India in rupees, convert it to dollars, and then send it to your US broking wallet. Okay. And this you have to do through any of your registered banks directly. So you will have, जैसे आप कोई मनी ट्रांसफर करते हो, आप बोलते हो ये रहा डेस्टिनेशन, मेरे को इतने पैसे भेजने, तो सेम वे यू विल हैव टू डू इट बाय योर बैंक। ओके। जब आपने बोला कि मैं कोई भी बैंक यूज कर सकता हूँ, तो हर एक बैंक का तो अलग अलग, आई एम अज्यूमिंग अलग अलग एक्सचेंज रेट भी होगा, तो वो मेरे को कैसे पता लगेगा कि किस बैंक का एक्सचेंज रेट मेरे को ऑप्ट करना चाहिए? या तो आप यू विल हैव टू गो ऑन द इंटरनेट एंड डू योर रिसर्च टू सी कि अच्छा हर एक बैंक का फॉरेक्स एक्सचेंज रेट क्या है। अच्छा। बट मोस्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दे हैव प्री नेगोशिएटेड गुड रेट्स फॉर यू। अच्छा, पहले से नेगोशिएट। करेक्ट। अगर इनका इंटीग्रेशन है इन बैंक्स के साथ, अच्छा, आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रेट मिल जाता है। इंडियन स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो आपको काफी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है जो नीडेड होता है, या फिर वही सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक वेरिफिकेशन, वो सब चाहिए होता है? थोड़ा एक बार अगर बता सकते हो। तो जैसे आप इंडिया में अगर ब्रोकर के साथ खोलो, ब्रोकर को भी केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी का ये मतलब है कि यार टू अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज, वेदर देयर इज एनी चेक्स आई शुड डू ऑन दिस पर्सन, सो ब्रोकर डज दैट। वो बहुत सेट प्रोसेस होता है। सिमिलरली वेरी सिंपल वैसा ही सेट प्रोसेस है यूएस ब्रोकर के लिए। तो आपको अकाउंट खोलने में कोई और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए नहीं होता। अच्छा, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर एडिंग मनी, उस टाइम देयर आर सम रेगुलेटरी चेक्स दैट नीड टू बी डन। ओके। तो आपको बैंक, क्योंकि आपको जब आप पैसे का रेमिटेंस कर रहे हो, जो हमने अभी बात किया था, जब आप पैसे का रेमिटेंस कर रहे हो, अपने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करके भिजवा रहे हो अपने बैंक के साथ, तो बैंक थोड़े बहुत चेक्स करता है। तो इन सम केसेस दे मे आस्क यू फॉर थिंग्स लाइक आपका इनकम प्रूफ, अच्छा, या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके पुराने दूसरे बैंक का बैंक स्टेटमेंट। दैट्स इन सम केसेस, बट इन मोस्ट केसेस अगर आप जो बैंक यूज कर रहे हो, आपका उनके साथ अकाउंट थोड़ी देर से है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगेगा इन केसेस में। आपने बोला मेरा पैसा इंडिया से यूएसडी में कन्वर्ट होएगा। अब ब्रोकर भी बाहर का ही होगा, इंडिया का तो नहीं होगा। अगर लेट्स से इंडिया के केस में अगर मैं एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ और अगर वो ऑर्डर फेल हो जाता है इंडिया में, तो मैं ब्रोकर को जाके कंप्लेन रेज कर सकता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट मेरे को हेल्प करेगी उसमें कि ये नहीं हो पाया ऑर्डर एग्जीक्यूट, या फिर मेरा पैसा नहीं पहुंच पाया। फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक स्टॉक को आज बाई करना था, बट मेरा पैसा ही नहीं पहुंच पाया क्योंकि ब्रोकर में कोई इशू आ गया, या फिर ब्रोकर की सर्विस में कोई इशू आ गया, तो मैं ब्रोकर को जाके ब्लेम कर सकता हूँ। आई कैन रेज अ कंप्लेंट, उसका व्हाट यू कॉल इन हिंदी की, उसको गला पकड़ सकता हूँ। ठीक है। बट यूएस स्टॉक्स के केस में क्या, कौन सी ऐसी गवर्निंग एंटिटी है जो ये सब टेक केयर करती है? तो जब आप यूएस ब्रोकर के साथ खोलते हो, ये यूएस ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इन द यूएस। इनका जो रेगुलेटरी बॉडी होता है, ये होता है फिनरा का। तो यहाँ पर जो सेबी है, वहां पर देयर इज फिनरा एंड देयर इज द एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ द यूएस। दे आर द रेगुलेटरी बॉडीज हु रेगुलेट द ब्रोकर्स एंड द मार्केट्स। ठीक है। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो आपका ब्रोकर है ऑफर समथिंग कॉल्ड SIPC इंश्योरेंस। ओके। ठीक है। तो इट्स लाइक सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। तो वो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है अपने पोर्टफोलियो पे अप टू 4 करोड़ रुपीस। तो तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया हो, या फिर आपका कुछ कैश पड़ा हो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में, यू आर इंश्योर्ड अप टू 4 करोड़ रुपीस। कि अगर वो ब्रोकर कुछ कर भी दे फॉर व्हाटएवर रीजन, तो वो 4 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस आपको मिलता है फ्रॉम SIPC, व्हिच इज अ गवर्नमेंट, which is a proper regulated institute. So मेरे को थोड़ा assurance तो हो गया है, like start investing in your stock market। ऐसा तो नहीं है कि मैं I'm just shooting in the dark, मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। तो हर किसी के पास तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है नहीं इन्वेस्ट करने को, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा कुछ मिनिमम अमाउंट का रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इतना तो होना ही चाहिए ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? आप एक प्रोफाइल मेरे को बता सकते हो कि
What's the least that is required to invest in US stocks? सो यूएस मार्केट में एक स्पेशल तो अगर आप यूएस मार्केट के बारे में सोचो, आप सोचते हो यार डॉलर में इन्वेस्ट करना होता है, तो डॉलर तो 85 रुपीज का होता है $1, राइट? तो आप सोचते हो कि यार बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा अगर आपको स्टार्ट करना। वन ऑफ द स्पेशल थिंग्स अबाउट द यूएस मार्केट इज अगर आप कोई शेयर खरीदने जाओ, लेट्स से शेयर $100 का हो, तो इमीडिएटली आपको लगता है यार 8,500 रुपीज एक शेयर का लेना पड़ेगा आप मेरे को, राइट? कितने ले पाऊंगा? करेक्ट। तो स्पेशल थिंग अबाउट द यूएस मार्केट इज वहां पर आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। फ्रैक्शन मतलब आपको पूरा शेयर नहीं खरीदना पड़ता। तो आप बता सकते हो कि यार देख, मेरे को $100 का तो नहीं खरीदना, पर मेरे को $1 का खरीदना है ये शेयर। अच्छा, लेट्स अज्यूम आपको नेटफ्लिक्स खरीदना है, लेट्स अज्यूम कि $100 का हो, तो आपको 8,500 तो नहीं डालना है नेटफ्लिक्स में, तो आपको क्या डालना है? $1 डालना है, 85 रुपीज अपना इन्वेस्ट करना है। ओके, तो वो आप कर पाते हो। इट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल शेयर्स। अच्छा, तो आपको 1/100th ऑफ अ शेयर, 0.01 शेयर्स नेटफ्लिक्स का आपके अकाउंट में आ जाता है। ओह, सो इट्स तो व्हाट दैट डज इज इट अलाउज यू टू नॉट ओनली स्टार्ट स्मॉल, तो आप छोटे रकम से आप शुरू कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट, बट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड अ मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हाँ, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो अगर मैं 10,000 अमाउंट से भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं 2,000 रुपए का एक स्टॉक खरीद सकता हूँ, चाहे उसका स्टॉक का प्राइस $100 हो चाहे 200। तो जैसे you know, a lot of my friends are also doing SIP into US stocks. बट सिप तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही अवेलेबल है ना? नहीं, आजकल a lot of platforms also allow you to do SIP. अच्छा, मतलब हर महीने आप तो छोटी-छोटी किस्तों में you can do a remit, you can send money to a US broking account. अच्छा, और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ETFs के बारे में कह रहे थे, ETFs। सो ETFs में अगर आप थोड़ा बहुत इलैबोरेट कर पाओगे? तो ETF एक्चुअली इज नॉट न्यू फॉर मोस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स। यहाँ पर भी काफी सारे ETFs हैं। ETFs यू कैन थिंक ऑफ इट्स लाइक मिनी म्यूचुअल फंड्स। तो ETF क्या करता है? ETF इज इन्वेस्टिंग इन अ बंच ऑफ स्टॉक्स अंडरलाइंग। जैसे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है जो निफ्टी ETFs होते हैं। हाँ, इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा निफ्टी जो है उसमें 50 स्टॉक होते हैं इंडेक्स में। तो ये ETF क्या करता है कि जो भी वेटेज हो उन स्टॉक्स का, उसी वेटेज में ये सारे स्टॉक्स खरीद लेता है। तो अगर आप वो ETF में जाओ तो टेक्निकली आप वो टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ETFs इज वो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही नॉमिनल होता है। अच्छा, जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको मोटा मोटा साल का 0.5 to 1% कट जाता है। अच्छा, कंपाउंडिंग होके तो फिर वो काफी। हाँ, तो अगर आप 10 साल में जाओ तो वो कंपाउंड होके बहुत बड़ा हो जाता है, अमाउंट हो जाएगा। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज होते हैं, तो बट ETFs में वो चार्ज विल बी लाइक 0.05%, 0.06%, अराउंड दोज रेंजेस। नाउ इंडिया में तो थोड़े लिमिटेड है क्योंकि नया सा मार्केट है ETFs का। US में आपको बथेरे ETFs मिल जाते हैं। अच्छा, एंड द वंडरफुल थिंग अबाउट ETFs इज वो आपको हर सेक्टर का मिल जाता है। अच्छा, या तो आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, तो जैसे कि US में जो पॉपुलर इंडेक्स हैं S&P 500, NASDAQ सबने सुना होगा, NYSE सबने सुना होगा। इन सारों का तो ETF होता ही होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई थीम में डालना हो, जैसे कि आजकल तो मतलब AI का बड़ा थीम है। हाँ। AI का एक ETF होगा। अच्छा, NVIDIA में इन्वेस्टमेंट करेगा। ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ AI कंपनीज, स्मॉलर AI कंपनीज आल्सो। या सेमीकंडक्टर्स का थीम है, या फिर लार्ज कैप टेक थीम है। अच्छा, या फिर इनोवेटिव, मेरे को बस इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो एक ETF होगा जो सिर्फ इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो यू कैन गो एंड मेक योर चॉइस ऑफ ETFs. Another one with ETFs is आप नॉट ओनली US मार्केट्स, सम ETFs इन्वेस्ट करते हैं इन ऑल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, तो अगर आपको US के बाहर का भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, आपको लेट्स से आपको इंडोनेशियन मार्केट में करना हो या यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट करना। अच्छा, तो देयर विल बी एन ETF जो आपको सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स का जो सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, मगर आपको कुछ काम नहीं करना होता है, आपको बस वो ETF जाके खरीदना पड़ता है। एक ऐप है या फिर एक ब्रोकर है जो खुद ये सब मैनेज कर रहा है, सो ये सब फ्री में तो नहीं होता होगा, देयर वुड बी चार्जेस जो बीच में लगते होंगे। सो
इसमें क्या-क्या चार्जेस होते हैं? अगर आप थोड़ा वो बता सकते हैं कि क्या-क्या चार्जेस इन्वॉल्व्ड हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? अगर केवाईसी में कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, पैसा डिपॉज़िट करने में कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, तो आप थोड़ा उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन। आपका अकाउंट क्रिएशन ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स इज कम्प्लीटली फ्री। अच्छा। ठीक है। मोस्ट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो डोंट चार्ज यू जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है ना, होता है। देयर जीरो एनुअल अच्छा, ज़ीरो है। सम प्लेटफॉर्म्स चार्ज, बट तो आपका अकाउंट तो फ्री में खुला जाता है, मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता। अच्छा। फिर जब आपको पैसा ऐड करना होता है तो फिर जो बैंक आप यूज कर रहे हो वो आपको एक स्प्रेड चार्ज कर लेगा। अच्छा, ठीक है। स्प्रेड। थोड़ा स्प्रेड मतलब अगर आज के दिन में डॉलर और रुपी का रेट 85 रुपीज है हाँ। तो बैंक आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेगा क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हाँ, प्रोसेस। तो 85 रुपीज का मे बी बैंक आपको 85.50 या 86 चार्ज कर लेगा। हुँ। ठीक है। तो वंस द मनी इज गॉन टू द यूएस, आपका यूएस ब्रोकिंग वॉलेट में है, फिर व्हेनेवर यू ट्रांजैक्ट आपको ब्रोकर थोड़ा ब्रोकरेज चार्ज करता है। राइट, जैसे इंडिया में भी इंडियन में अगर भी आप करता है। ट्रांजैक्शन करो तो ब्रोकरेज आता है, हाँ, जाता है। वही अराउंड 20 रुपीज हर ऑर्डर हुँ, पे या हुँ। जो भी हो। सिमिलरली वहां पर एक ब्रोकर आपको एक नॉमिनल ब्रोकरेज भी चार्ज करता है। अच्छा। तो ये तीन आपके मेन चार्ज एरियाज है, है। ब्रोकरेज और जो आपका जब आप स्प्रेड। रेमिटेंस कर रहे हो तो फॉरेक्स का चार्ज होता है, हुँ। और तीसरा होता है एएमसी एंड अकाउंट ओपनिंग, जो मोस्ट प्लेटफॉर्म्स पे कम्प्लीटली फ्री हो। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर आजकल बहुत टर्म्स वो बहुत कॉमन है, एसटीसीजी एंड आई थिंक एलटीसीजी। तो यूएस स्टॉक मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ टैक्स होते हैं ऐसे, मतलब जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मेरे को जिसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं अपनी जेब से पैसा डाल रहा हूँ और टैक्स भी पे करना पड़ता है जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ या फिर जब मैं विड्रॉ करता हूँ। तो ऐसे कुछ टैक्सेस होते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व, जिसका मेरे को ध्यान रखना चाहिए। तो टैक्सेस इन यूएस स्टॉक्स होते हैं क्योंकि हम्म। आप एक्चुअली जो टैक्स होता है आपको कैपिटल गेन में होता है, हम्म। एसटीसीजी जो बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम्म। इसका ये मतलब है कि जो आपका मुनाफा हुआ है, हम्म। जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। हम्म। ठीक है। तो इंडिया में जो आप बोलते हो एसटीसीजी एंड एलटीसीजी, एसटीसीजी आपको वो देना पड़ता है जब आपका मुनाफा विद इन 12 मंथ्स हुआ है। तो आपने खरीदा और बेचा विद इन 12 मंथ्स, आपको एसटीसीजी पड़ता है। एंड देन अगर आपने मोर देन 12 मंथ्स किया है तो आपको एलटीसीजी भरना पड़ता है। राइट, सेम थिंग इन द यूएस अच्छा, स्टॉक्स, सेम बट है। वहां पर एसटीसीजी डिफाइंड एज 2 इयर्स। ओह। तो आपको विद इन 2 इयर्स अगर आपने बेचा तो हम्म। आपको एसटीसीजी लगता है, और मोर देन 2 इयर्स हुआ तो आपको एलटीसीजी एलटीसीजी। लगता है। सो द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो एसटीसीजी होता है इंडिया में आपको 20% भरना पड़ता है, वहां पर आपको अपने स्लैब रेट में देना पड़ता है। अच्छा। तो अगर आप 24 मंथ्स के बीच में बेच दो तो आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो आपको अपने स्लैब रेट, मतलब जो आप इनका इनकम टैक्स रेट है। एलटीसीजी जो आप 24 मंथ्स के ऊपर होता है वो आपको जो इंडिया में आप पे करते हो उतना ही आपको पे करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। तो टैक्स का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, थोड़े से इधर उधर डिफरेंसेस है। और दूसरा बात आता है कि आपको पे कहाँ करना पड़ता है। तो आप तो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ। राइट, आप तो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया मार्केट में थोड़ी ना। फिर भी आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है यहाँ पर। तो आपके जो एनुअल फाइलिंग होता है आपको वहां पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मेरे को इतना एसटीसीजी हुआ है, इतना एलटीसीजी हुआ है मेरे यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, और आपको वहां पर पे करना पड़ता है आपके एनुअल टैक्स फाइलिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। अच्छा। ठीक है। वो सो दिस एक होता है चीज कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। तो ये टेक्निकली टेक्निकली ये टैक्स नहीं है, बट ये आपको सो लेट्स से आप 0 to 7 lakhs इन्वेस्ट करो तो इंडिया में 0 टीसीएस लगता है। ठीक है। आप 7 लाख से ऊपर करो तो आपको ये 20% टीसीएस लगता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो लेट्स अज्यूम कि आपने इस साल में 8 लाख इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो पहले 7 लाख तक तो कुछ नहीं हुआ, तो 7 लाख से अगर आप ऊपर गए तो लास्ट 1 लाख जो आपने डाला वो आपका 20%, तो 1 लाख का 20% जो 20,000 रुपए बनता है, वो आपका टीसीएस के तौर पे जमा कर दिया जाता है गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। ठीक है। अब ये पैसा आपका गया नहीं है, ये आपका पैसा जमा किया गया है गवर्नमेंट के साथ। ये पैसा को आप या तो 2 ऑप्शन है, या तो आपके
पूरे साल में जो आपके अर्निंग्स है, जो आपको सैलरी मिलता है या कोई और टैक्स भरना होता है, ये आप ऑफसेट कर सकते हो अपने फाइलिंग्स में। ठीक है, तो अगर आप एडवांस टैक्स भरते हो और आपने कोई गेन्स बना दिया हो, आपको इनकम है और आपको उसमें लेट्स से 20,000 का टैक्स भरना है गवर्नमेंट में, तो आपको ये 20,000 उस 20,000 के साथ ऑफसेट कर सकते हो। अच्छा, ऑफसेट कर सकते हो, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपके जेब में से नहीं जाता है। और अगर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता है साल में, तो एंड ऑफ द ईयर अपने एनुअल फाइलिंग में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट। अच्छा, इसका रिफंड ले सकता हूँ मैं? करेक्ट, तो यू कैन गो, आपका जो एनुअल फाइलिंग है, आप 20,000 रुपीज का आप रिफंड मार सकते हो। तो ये जो आप समझते हो ना टैक्स, और हर बंदे के दिमाग में होता है टैक्स होता है ना मेरे पॉकेट से गया, हाँ यही लगता है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेली गवर्नमेंट के साथ हेल्ड रहता है। एंड ऑफ द ईयर आप क्लेम कर सकती हो, या ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई और टैक्स के साथ आप ऑफसेट कर सकते हो। मैं एक और चीज पढ़ रहा था अराउंड गिफ्ट सिटी, कि गिफ्ट सिटी कुछ आजकल न्यूज में आ रहा था कि गिफ्ट सिटी के थ्रू हम यूएस स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये गिफ्ट सिटी के मतलब क्या है गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी आजकल मतलब कैसे इन्वेस्ट कर सकता है बंदा यूएस स्टॉक मार्केट में? और ये अगर यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी है तो ये इंडिया में किधर है? मैं क्या मेरे को गिफ्ट सिटी जाना पड़ेगा, या फिर गिफ्ट सिटी कैसे इन्वॉल्व है इस सब यूएस स्टॉक मार्केट में? मतलब हाउ इज द लिंकेज बिटवीन India as a country, Gift City, and US stock market? Got it. So Gift City is a brilliant initiative by government of India. जहाँ पर तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, if you see what their manifesto is, what the Prime Minister speaks about, he only talks about ease of doing business for anyone in the world to come to India and do business. क्योंकि ये क्या होता है कि if we bring more business into India, it'll create more jobs, it'll create more GDP for the country, और अपना country grow होगा, right? So it's a brilliant initiative by the government, जहाँ पर उन लोग ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन मान लो गिफ्ट सिटी, जो अभी अहमदाबाद में है। अच्छा, अहमदाबाद के पास है, गांधीनगर में। देयर इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कॉल्ड गिफ्ट सिटी। सो इस गिफ्ट सिटी में द प्रोविजंस, द रेगुलेशंस आर वेरी फ्रेंडली फॉर एनी कंपनी to come and conduct their business out of Gift City. ठीक है। Now in Gift City, जैसे आपका इंडिया में NSE BSE है, NSE BSE है, वैसे ही Gift City में एक NSE IX और BSE INX है। अच्छा, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है। अच्छा, इंटरनेशनल एक्सचेंज है। आई थिंक बहुत से आपने सुना होगा, एक गिफ्ट निफ्टी करके ट्रेडिंग होता है। हाँ। That's all situated in Gift City. Gift Nifty is all in Gift City. ओके, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी इज ज्योग्राफिकली अपने इंडिया में ही है, मगर वो माना जाता है कि वो एक इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन, सो दैट देयर इज ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस फॉर एनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। नाउ इन गिफ्ट सिटी देयर आर you can also invest in US stocks. So for example, NSE IX and BSE INX, they offer you access कोई भी to come and invest in US stocks via these two exchanges. Is that यहाँ पर आपको गिफ्ट सिटी में, जैसे यहाँ पर इंडिया में आपको एक डीमैट अकाउंट मिल जाता है ना, वहां पर गिफ्ट सिटी में आपको एक इंटरनेशनल स्टॉक्स का डीमैट अकाउंट मिल जाता है। अच्छा, तो जो भी आप यूएस स्टॉक खरीदो, या वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, पर मोटा मोटा इट्स अ यूएस स्टॉक दैट यू आर बाइंग। यूएस स्टॉक का यूनिट जो आप खरीदो वहां पर, तो वो आपके सीधा आपके डीमैट अकाउंट में चले जाता है। वहां पर एक डीमैट अथॉरिटी है कॉल्ड IIDI, इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में चले जाता है। गिफ्ट सिटी का मेरे को ये क्वेश्चन था कि ये तो अभी बना है, तो एंड यू सेड कि ये गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू मतलब बेसिकली दिस विल हेल्प इंडिया ग्रो, बेसिकली हेल्प इंडियाज GDP ग्रो। तो आपका, एंड यू कम फ्रॉम अ ट्रेडिंग बैकग्राउंड ओनली, तो आपका गिफ्ट सिटी ट्रेडिंग बैकग्राउंड को, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, तो मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं अराउंड इंडियाज फ्यूचर टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। सो आई हैव हर्ड कि यूएस रीजन है, उधर पर बहुत ज़्यादा लोग, द परसेंटेज ऑफ पीपल जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी सेगमेंट है, वो बहुत हाई है वर्सेस इंडिया। तो इंडिया, आपका क्या टेक है, इंडिया कैसे ग्रो करेगा, चाहे वो इंडिया स्टॉक मार्केट हो चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो, बट इक्विटी एज अ सेगमेंट में इंडिया का लेट्स से नेक्स्ट 5 या नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया कहाँ पर होगा? सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ
country ka growth, most estimates, and you can see it around you, right? How India is growing. In the next decade, we will be maybe the top 3 economies in the world. ठीक है, तो the growth potential for India is tremendous. And अगर आप देखो जितना हमारा पॉपुलेशन इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में, वो अभी भी बहुत छोटा है. सो इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेरी क्विकली इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी. और एज वी सी अराउंड अस, जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, यू विल सी कि बहुत सारे इक्विटी इन्वेस्ट, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग कि मेरे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मेरे को भी अपना पैसे को ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है. एंड हेंस आपको दिखेगा कि बहुत सारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ आ रहा है इंडिया. अच्छा, और यूएस स्टॉक मार्केट अभी नया है, मैं मानता हूँ कि नया है, उसका आपको क्या आप फ्यूचर क्या उसका देख सकते हो कि लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया को लोग बोलते हैं कि एस्पिरेशनल कंट्री है. अगर आपको मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बात करूँ, नॉट प्रेडिक्ट बट फ्यूचर देखने की बात करूँ, तो आप यूएस स्टॉक मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर या फिर कैसे देखना चाहोगे? तो यूएस स्टॉक मार्केट नया नहीं है, बहुत साल से ऑब्वियसली, बट द एबिलिटी फॉर इंडियंस टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट्स इन अ सिंपल मैनर, वो थोड़ा सा नया है, बिकॉज बहुत सारे जो अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, दे मेकिंग इट सिंपलर एंड सिंपलर फॉर यू टू इन्वेस्ट. बट हाँ, जैसे आपने बोला, the amount of people that are investing in US markets are small, but it's a very fast growing segment also. बहुत सारे लोग हैं जो US मार्केट जो देख रहे हैं कि जैसे कि Nvidia या फिर इंडिया या फिर ग्लोबली बहुत लोग सुनते हैं कि फैंग स्टॉक्स क्या है, फैंग स्टॉक्स या मैंग स्टॉक्स होता है. टॉप 7-8 टेक कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको फैंग मैंग बुलाते हैं. क्या होता है फैंग मैंग? थोड़ा फैंग मतलब फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल. अच्छा. या आजकल मैंग होता है तो मेटा, क्योंकि फैंग एम हो गया, लिंगो लग रहा है थोड़ा, ट्रेडिंग का लिंगो. तो दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर विद एंड स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स. जैसे आपने बोला यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज नेम्स. हाँ, सुना है, कभी बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ. करेक्ट. अगर मैं आपको बोलूं इंडिया में मेरे को 7 स्टॉक्स बता, इट विल टेक यू मच मोर टाइम टू think about it. So I think the newer investors, the newer generation that's coming, or existing generation of investors, they are seeing that ये companies जो मैं रोज यूज करता हूँ यार, ये लोग और इन लोगों का सबसे ज्यादा यूजर बेस इंडिया का ही होता है. अगर आप गूगल देखो या नेटफ्लिक्स देखो, दे हैव मैसिव यूजर बेस जो यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स, वो इंडिया का ही है. तो क्यों ना हम इंडियन ऑल्सो इन जैसे कंपनीज बढ़े, क्यों ना हम भी बढ़े इन लोगों के साथ, राइट? व्हाई डोंट वी आल्सो मेक प्रॉफिट्स, पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज. तो आई थिंक ये लोगों को चमक रहा है दैट ये कंपनीज जो है ये बिलियन छोड़ो $1 ट्रिलियन कंपनी बन गए. एंड इसमें जो इतना वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, क्यों ना मैं भी इस वेल्थ क्रिएशन का पार्ट रहूं. सो आई थिंक एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे इक्विटी इन्वेस्टर बेस इंडिया में बढ़े, सेम इंडियंस विल ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग to diversify their holdings and also buying these US equities, US companies. क्योंकि ये होता है यार कि अगर आप US stocks में खरीदो, अगर आपने let's say $100 हुआ और आपका 2-3 साल में वो $500 हो गया, तो आप वो $500 वापस इंडिया में ही ले आओगे, राइट? तो वो वापस जब आएगा, वो आपने $100 भेजा, 5 गुना होके वापस इंडिया में ही आ गया. तो you know there's a lot of growth, right, in terms of the money that you're bringing back into our country. And वही $500 फिर आप इंडियन इक्विटीज में डाल दो, then even our markets also benefit. Yeah. So I think this is a tribe, ये जो tribe है US market का investor वाला tribe is growing very very quickly, and I think it will continue to grow. So thanks a lot Nikhil for all the information. मतलब मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है. मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. मेरे को एक क्विक आपसे 5-6 सवाल पूछने हैं, क्विक रैपिड फायर. आई वुड लाइक आप थोड़ा इसमें ज़्यादा सोचो मत, आपको जल्दी रिस्पॉन्स करने हैं, ठीक है? तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. सो निखिल, इफ यू कुड ओन जस्ट वन स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 10 years, which one would it be? Nvidia. Okay. Most overrated stock of the US stock market right now? Most overrated? Yes. I'll tell you, my biggest loser has been Adobe. I thought it'll do very well, but Adobe में कुछ acquisition होना था, it fell through. So that's my biggest loser. वो वाला मैंने cut short नहीं किया. That's the learning. I keep learning now. Okay. What's your favorite US stock of all time?
या आई वुड से प्रॉब्ली Nvidia और Meta. Okay. जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हूँ वही मेरा फेवरेट. And what's the first stock that you ever invested in? इंडिया में US में? US में that's what this Adobe stock that I invested in, उसमें पूरा लॉस हो गया. चलो इंडिया का भी बता दो. इंडिया में यार I don't even think ये stock listed है. I bought a stock called Kochi Refineries. This is my first stock. I don't even think it's listed. या तो नाम चेंज हो गया, मेरे को पता नहीं. तो आपने 20 साल पहले जब स्टार्ट करा था तब ये पाएगा. Okay. How did you buy it? I gone to a broker. उस टाइम तो डिजिटल ब्रोकर ज़्यादा होते नहीं थे. मैं एक ब्रोकिंग शॉप में गया, बैठा वहाँ पर, डीलर से बोला ये क्या खरीदूं. बोला यार आजकल ये चल रहा है. मैंने खरीद लिया. अच्छा. Your go-to book or podcast for financial wisdom? Podcast I think not for financial wisdom, but just to stay up to date with things, is a podcast called All In Podcast. All In. I listen to it every week. I think once a week it comes through. My go-to book, I think the go-to book for markets, in my opinion, is this book series called Market Wizards. Okay. I think anyone who's invested or traded in the markets should probably read that book. It's basically interviews with the top investors and traders ever. By a guy called Jack Schwager, I think. So there's a whole series of books, and that's my go-to book for markets. Amazing. If you could have dinner with one legendary investor, who would it be, and why? I won't say dinner, but if I could meet a legendary investor, someone that I track or someone that I read a lot about. Not a very popular guy, but it's a guy called Ed Seykota. Okay. And he always spoke about finding the right trading strategy for your mentality, for your personality. So you don't want to go and copy people's trading styles. You want to find the right trading style that suits your personality. So Ed Seykota would be. Second last question. What's the most exciting part of your job? Most exciting part of my job, I think, is problems. Most people, sometimes problems are not so exciting. But in a lot of cases, when you go in hindsight and you solved a very large problem, the payoff that it gives you mentally, I think that is the most exciting part. So attacking hard problems, finding solutions to them, I think that's what excites me. Great. I see your love towards IND Money. What's the one app that you have on your mobile phone that you can't live without, apart from IND Money? Apart from IND Money, I would say probably, I'm going to take all the work apps out because the Slack pack. Boring apps nahi chahiye. No boring apps. Probably Netflix for sure. Netflix is something. YouTube to matlab is the default app for most people, right? When they're chilling. So probably these entertainment apps of Netflix, YouTube Music. Those are what I think. Great. So let's say, Nikhil, if not finance, if not building the fintech product, तो आप क्या कर रहे होते अभी? If not finance. So if not finance, I think so. One of the things I've always loved is coding. I started at a very young age, I would say, and I basically was completely self-taught. I don't know what my coding is right. Like, I don't want anyone to review my code. And I don't know if the people I work with will like me coding. But definitely, coding is something I really enjoy. So maybe I'd probably be in the technology sector as a coder or developer. Thanks a lot, Nikhil. Thanks a lot for coming to the podcast and sharing all the information. जो भी आपने बताया डेफिनेटली मेरे लिए नहीं, आपने जो भी इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स होंगे सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक्स अ लॉट. Thanks again for sharing the information. No, thanks for having me here. ये मेरा favorite topic है. So I'm always up for discussing things around US stocks and stocks. So thanks a lot. I hope you as well as the viewers have a little more insight into US stocks. थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो कि कैसे invest होता है. So thank you very much. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.